सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 12 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने देश की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि आज समाज में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य जो है अपनी नैतिक और मौलिकता को खोता जा रहा है। ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा जैसे मूल्यों से लोगों का विश्वास उठ गया है। लेखक ने इस कहानी में के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है क्या समाज में जो ये अराजकता फैलती जा रही है, क्या इसको देखकर हमें निराश हुआ जाए या फिर एक आशा बांध के रखनी चाहिए कि हम इन समस्याओं में रहते हुए भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेखक ने इस कहानी में ये बताने का प्रयास किया है कि नकारात्मकता में भी हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अर्थात जब हमारे विपरीत परिस्थितियां हों फिर भी हमें उनसे डटकर उनका सामना करना चाहिए और बुराई में हमेशा अच्छाई को खोजते रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 12, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो इतने ही ऊंचे पद पे है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि आजकल जब भी हम समाचार पत्र या न्यूज़ देखें, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चारों तरफ हमें ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, तस्करी जैसे मामले दिखाई देते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग जो हैं एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। और अब ये सब घटनाएं पढ़कर या देखकर ऐसा लगता है मानो कि अब इस पृथ्वी पे या इस देश में जो है ईमानदारी खत्म हो गई है, ईमानदार लोग रह ही नहीं गए। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि किसी ने उनसे कहा है कि आज के युग में वही सुखी है जो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि जो भी कुछ मनुष्य करेगा तो उसमें दूसरे लोग कोई ना कोई कमी निकालते रहेंगे। उसके गुणों को नहीं देखेंगे परंतु उसके दोषों को हमेशा निकालते रहेंगे, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहव्य में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है ये, और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आगे का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस भारतवर्ष का सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था, हमारी भारतीय संस्कृति को देखकर वो ये कहते थे कि हमारे देश में मानवता का
बहुत अधिक विकास है। एक दूसरे में लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, ईमानदारी है। लेकिन आज के युग को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह जो समय था वो बीत गया है। आज जो इतने भी भोले भाले लोग हैं जो अपना ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं, और आजकल ईमानदारी को क्या कहते हैं, मूर्खता का पर्याय, यानी जो लोग ईमानदार हैं वो बेवकूफ़ समझे जाते हैं और सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में क्या है, लोगों के जो है मूल जो है उनकी नैतिकता, जो उनकी सोच है वो परिवर्तित होती जा रही है। आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान ले लगते हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि भारतवर्ष में हमेशा भौतिक वस्तुओं को जो है उसको अधिक मूल नहीं दिया गया है। हर एक मनुष्य के अंदर जो है लोभ, क्रोध और काम की जो स्वाभाविक नेचर है, जो स्वाभाविक प्रकृति है वो विद्यमान है, लेकिन हमें उनके अधीन रह के उनके इशारों पे नहीं नाचना है, बल्कि अपने मन को संयम के साथ बांध के रखना है और ये समझाना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। परंतु आजकल जो है हमारे देश में इतनी गरीबी है जिसके कारण जो है लोग गरीबों और अमीरों में भेद करने लगे हैं। कायदे कानून बनाए गए हैं परंतु उनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो है कृषि उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर में, वाणिज्य में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में अलग अलग ऊंचे पदों पे नियुक्त किए गए हैं कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें ताकि इस देश की उन्नति हो, परंतु हर एक मनुष्य में ईमानदारी जो है वो निवास नहीं करती है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए जाए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। ये कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि व्यक्ति चित्त जो है, व्यक्ति का जो मन है वो आदर्शों द्वारा हमेशा चलाया नहीं जा सकता। मनुष्य को जो है अपनी उन्नति के लिए प्राप्त करने में उसे जो है लोभ, मोह जैसे उसके अंदर कमियां भी आ जाती हैं, परंतु वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है और आदर्शों को मजाक समझने लगता है। परंतु हमें क्या है, संयम को बांध के रखना चाहिए और अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर करना आना चाहिए। आज जो है हमारे देश में धर्म और कानून को जो है एक ही रूप में देखा जाता था, परंतु आज कानून और धर्म में अंतर किया गया है। कानून का फायदा जो है वो धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं वो उठाने लगे हैं। वो कानून को जो है
उतना महत्व नहीं देते हैं, वो धर्म को अधिक महत्व देने लगे हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि चाहे कितना भी परिवर्तन आ गया हो, परंतु आज भी देश में धर्म जो है वो नियुक्त है। ईमानदार, सच्चे और आध्यात्मिक लोग भी मौजूद हैं, जिसके कारण हमारे देश में तमाम प्रकार की ठगी, भ्रष्टाचार होते हुए भी कुछ अच्छे लोगों की नैतिक और मौलिक सोच के कारण जो है हमारा देश जो है इन अराजक तत्वों से अभी भी बचा हुआ है। कुछ लोगों की सोच जो है वो बहुत ही अच्छी ईमानदारी वाली है कि लोग जो हैं इस भ्रष्टाचार से परे हैं। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई का यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा, मैं चकित रह गया। लेखक ने इस कहानी में एक घटना का वर्णन किया है कि जब वो रेलवे से ट्रेन से कहीं सफ़र करने जा रहे थे तो उन्होंने गलती से टीटी को 100 का नोट दे दिया। 10 रुपए की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया और टीटी ने भी उनको नहीं देखा। बाद में टीटी उन्हें खोजता हुआ आया और उनके बचे हुए पैसे वापस दे दिए। तो लेखक को ये देख के आश्चर्यचकित रह गया कि आज के समय में भी ईमानदार लोग जो है इस दुनिया में मौजूद है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया है और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक ने एक और घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि एक बार वो जब बस में सफ़र कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी थे। अचानक जो है वो बस एक सुनसान जगह पे खराब हो गई और कंडक्टर जो है वो साइकिल लेके नदारद हो गया है, अर्थात भाग गया। तो लोगों में तरह तरह की धारणाएं और भावनाएं आने लगी कि जानबूझ के बस को खराब किया गया है ताकि बस को लूटा जा सके। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरा मन भी रहा था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने
कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस अड्डे की से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोले, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक ने इस घटना का वर्णन आगे किया है कि लोगों ने फिर योजना बनाई और बस ड्राइवर को पकड़ लिया कि उसे मारेंगे, परंतु बस ड्राइवर ने कहा कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। कुछ समय बाद जो है वो कंडक्टर एक दूसरी बस को लेके आता है और सबको दूसरी बस पे सवार करके वापस उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक ने आगे कहा है कि ये 2 घटनाएं और ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकते, और ये कह सकते हैं कि हाँ, इस देश में, इस जीवन में जो है अभी भी बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कि जिनके अंदर नैतिकता और मौलिकता है। आगे का वर्णन करते हैं बच्चों। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के ने अकारण सहायता की है, निराश मन में को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आइए इन दिनों इन्हें बदला ही जाना रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक आगे कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उनको ठगा भी है, उनके साथ धोखाधड़ी भी हुई है, परंतु ऐसी कुछ घटनाएं भी घटी हैं उनके जीवन में जिसमें ईमानदारी और सच्चाई भी उनके सामने आई है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि हमें क्या बोलते हैं, सदैव निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशा को भी बांधे रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।